हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका हाई जी के एग्ज़ाम की मैंने ये सीरीज़ चलाई हुई है और इसी में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके जो है काम आएंगे। जीके के क्वेश्चन जो होते हैं, सभी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये जीके क्वेश्चंस काम आते हैं। और इसमें कुछ मैंने हट के क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और आंसर भी इनके देखते रहिए साथ में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने कल भारतीय कला एवं संस्कृति का पार्ट 1 बनाया था वीडियो का, और उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए थे। आज आपके लिए फिर से इसमें इसी सीरीज में 50 क्वेश्चंस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एमसीक्यू हैं हम लेकर आए हैं, और इनको अच्छे से तैयार करिए क्योंकि आपकी तैयारी में ही आपकी जीत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं आगे हम। अब देखिए, हमने बताया अभी आपको कि 50 तक हम कल करा चुके थे। आज आपके लिए हम 51 से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नागालैंड का लोक नृत्य है? रेंगमा, कुमी नागा या खैवा या फिर उपरोक्त सभी? तो बताइए दोस्तों, 51 का आपका क्या उत्तर होगा? तो जो नागालैंड के लोक नृत्य हैं ये सभी हैं। रेंगमा भी है, कुमी नागा भी है, खैवा भी है। तो आपका ये उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न इसी में देखिए, जनजातियों के निम्न लोक नृत्यों का उचित सुमेलन है? कडाम, ओरांव या बिहा या फिर संथाल? तो यहाँ पर बताना है जनजातियों के निम्न लोक नृत्य में से उचित सुमेलन करना है हमने। तो उचित सुमेलन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको उत्तर बता देती हूँ इसका। 52 का आपका उत्तर होगा बी। तो हम थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जनजातियों के ये, तो यहाँ पर बी उत्तर है। तो बी में आपका ये 1 2 3 4 ये सीधे सीधे मैचिंग हो रही है। तो जो जनजाति है कड़ाम उसका ओरांव, बिहा का संथाल, छोका उड़ीसा और गंभीरा का मालदा। तो ये प्रश्न हमारा था कि जनजातियों के निम्न लोक नृत्यों का उचित सुमेलन इसमें करना था। दोस्तों, जीके के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं कि आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं या कंपटीशन में आपको बैठना है तभी आप जीके के प्रश्नों को देखो या सुनो। जीके तो ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी रहते हैं तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। हमें ज्ञान होता रहना चाहिए कि हमारी पुस्तकें, हमारे भारत की विविध संस्कृति क्या है, हमारी कला संस्कृति क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हमें पता रहना चाहिए। भले ही हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठें या नहीं बैठें, तब भी हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप तब भी इसको देखिए भले ही आप कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासकारों में बांग्ला उपन्यास के पिता कहे जाते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, विमल मित्रा, अवनींद्र नाथ ठाकुर या फिर प्यारी चंद्र मित्रा? तो बताइए दोस्तों, 53 का आपका उत्तर होगा डी, बांग्ला उपन्यास के पिता। 53 का आपका उत्तर होगा डी, 53 का है प्यारी चंद्र मित्रा, बांग्लादेश के पितामह। अब आपके 54 का आंसर है, कीर्तन तथा तेकराम संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से? तो 54 का आपका उत्तर होगा तमिलनाडु से। जो कीर्तन और तेकराम संबंधित है तमिलनाडु से। अब ये कीर्तन तथा तेकराम है क्या? तो आप अगर इसको जानते हैं ये क्या है, नृत्य है, गायन है, क्या चीज़ है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देंगे। गज़ल के जनक कहे जाते हैं जिगर मुरादाबादी, मैकश अकबराबादी, जोश मलियाबादी या फिर मिर्ज़ा गालिब? गज़ल के जनक कहे जाते हैं, बताइए कौन कहे जाते हैं? तो आपका 55 का आंसर होगा डी, मिर्ज़ा गालिब। सभी को पता है इनकी गज़लें, शेर बहुत ही मशहूर हैं। 56 का आपका आंसर कहाँ है क्वेश्चन से, मथुरा में वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है? गांधार, यूनानी, मुगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 56 का आपका भी आंसर डी ही होगा, ठीक है। इसमें मथुरा में पूछा है वास्तुकला की कौन सी शैली, उसमें गांधार शैली भी है, यूनानी शैली भी है और मुगल शैली भी है। मथुरा अगर आप घूमने गए हों, वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर शैली देखना आप किस तरह की है, वहाँ पर कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, इन सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है। निम्न में से मुगल कालीन कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या फिर चंद्रवरदाई?
तो बिल्कुल सीधा सीधा इसमें आंसर आपका डी होगा, क्योंकि चंद्रवरदाई जो थे वो आदि काल में थे और ये सब भक्ति काल में थे। और भक्ति काल की जो शुरुआत हुई थी वो 1500, तो उसी वक्त जो है मुग़ल काल की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त मुग़ल काल नहीं था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिताक्षरा संबंधित है जीमूतवाहन से, लक्ष्मीधर से, विज्ञानेश्वर से या फिर चंद्रवरदाई से। तो मिताक्षर संबंधित है, क्या है मिताक्षर? 58 का आपका होगा सी, विज्ञानेश्वर से। अब ये मिताक्षर है क्या? अगर आप जानते हैं तो बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगला प्रश्न है, चालुक्य शैली, नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का समन्वय कहलाता है? आर्य शिखर शैली, मिश्रित शैली, बेसर शैली या फिर नागर द्रविड़ शैली। तो चालुक्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली का समन्वय क्या कहलाता है? इन तीनों का जोड़ या तीनों का मेल या क्या कहलाता है? तो 59 का आपका आंसर होगा सी, बेसर शैली। इन तीनों शैलियों को मिलाकर क्या बनती है? बेसर शैली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के केंद्र का विकास किया? एकाश्म पूजागृह, विशाल मंदिर, मंडप या सभी तीनों। तो पल्लव जो वास्तुकला है इसने दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के विकास में क्या योगदान किया है? तो 60 का आपका उत्तर होगा डी, सभी में, तीनों में, एकाश्म पूजागृह में, विशाल मंदिर में भी और मंडप में भी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कांची के कैलाशनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता पल्लव वंशीय राजा हैं? जो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया जिन्होंने, पल्लव वंश के राजा थे, लेकिन कौन से थे ये इसमें आपको बताना है। महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन महामल्ल, राज सिंह या फिर नरसिंह। तो 61 का आपका आंसर होगा राज सिंह। जो पल्लव वंश के जो शासक थे राज सिंह, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जो कहाँ है? कांची में। यहाँ पर 3 आपके एक साथ प्रश्न बन रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कभी कभी एक प्रश्न में ही कई प्रश्न छुप जाते हैं। एकाश्म मंदिर संबंधित है चालुक्य वंशीय, चोल वंशीय, राष्ट्रकूट वंशीय, पल्लव वंशीय। तो एकाश्म मंदिर के बारे में बताना है, किससे संबंधित है? तो 62 का आपका होगा डी, ये भी पल्लव वंश से ही संबंधित है। ये भी तभी का मंदिर है एकाश्म मंदिर। चलिए अगले प्रश्न पे, सांची के स्तूप के निर्माणकर्ता, ये तो सभी ने देखा है, पिक्चर वगैरह में भी देखते रहते हैं, बड़ा अच्छी जगह लगती है देखने में। हम भी कभी नहीं गए लेकिन हमारी इच्छा है। तो 63 का आपका उत्तर है ए, अशोक महान। ठीक है, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर उपनिषद या फिर अरण्यक। तो बताइए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का चिदम्बरम स्थित मंदिर कहलाता है? जो तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है वह क्या कहलाता है? सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विष्णु मंदिर या फिर नटराज मंदिर। तो 65 का होगा आपका डी, नटराज मंदिर। चलिए, कल सूर्य मंदिर का भी हमने जो 50 क्वेश्चंस आपके पहले आ चुके हैं उसमें सूर्य मंदिर के बारे में भी बताया गया था एक क्वेश्चन, तो आपको पता ही है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, विख्यात कंद्रिया महादेव मंदिर स्थित है तंजौर में, कालपी में, रामेश्वरम में या फिर खुजराहो में। तो 66 का आपका उत्तर होगा डी, खुजराहो में कंद्रिया महादेव मंदिर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 66 का आपका डी हो चुका। चलिए अगले प्रश्न पे, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। जो राजस्थान में बहुत फेमस मंदिर है, ये सभी को इसके बारे में पता होगा, दिलवाड़ा मंदिर के बारे में। एक मिनट, थोड़ा नीचे करते हैं। अब सही है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है बौद्ध मूर्ति कला हेतु, राजपूत शैली हेतु, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु या फिर राजस्थानी कला हेतु। तो राजस्थान में जो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर है वह किस लिए विख्यात है, इसमें आपको बताना है। तो 67 का आपका होगा सी, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ठीक है, ये आप देखना, कभी राजस्थान जाओ तो देखना इस मंदिर को। उड़ीसा का विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ,
ये कल अभी आया था क्वेश्चन आपका, लेकिन वो दूसरे तरीके से आया था कोणार्क मंदिर के बारे में। अभी उसके बारे में मैंने ऊपर पूछा भी आपसे प्रश्न में। तो ये किसका, ओडिशा का जो भी कोणार्क मंदिर है का निर्माण हुआ 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। कल भी क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन वो अलग तरीके से आया था। तो 68 का आपका है बी, 13वीं शताब्दी में। चलिए, इसी से संबंधित अगला प्रश्न भी आपका है। विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर के निर्माता हैं पल्लव वंश के राजा, चोल वंश के राजा, गंग वंश के राजा या फिर कदम्ब वंश के राजा। अब देखिए, एक ही प्रश्न से कितने तरह के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। सिर्फ कोणार्क मंदिर से ही संबंधित कितने, कौन सी शताब्दी में कौन से राजा ने बनवाया और क्या कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, एक ही चीज़ को लेकर 6-7 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो कुछ नहीं पता चलता। तो आपको एक ही टॉपिक के बारे में कई तरह से पता होना चाहिए। तो 69 का आपका आंसर है सी, गंग वंश के राजा ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया। और कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। और ऊपर भी कुछ बताया था इसके बारे में, उस पर भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, एलोरा के रामेश्वर गुहा मंदिर का निर्माण काल है चालुक्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल या फिर शुंग काल। तो बताइए 70 का क्या होगा उत्तर? चालुक्य काल। जो एलोरा के रामेश्वर गुहा मंदिर है उसका निर्माण किसने हुआ है, मतलब किस काल में हुआ है? वह चालुक्य काल में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पल्लव जो स्थापत्य कला विद्यमान है महाकाल मंदिर में, रामेश्वरम गुहा मंदिर में, महाबलीपुरम स्थित एक्कट मंदिर में या फिर गंगकोण मंदिर में। तो 71 का आपका होगा सी, महाबलीपुरम स्थित एक्कट मंदिर में। किसका? पल्लव स्थापत्य कला विद्यमान है वहाँ पर, यानी कि उसका वहाँ पर पूर्व प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में मूर्तियां हैं विष्णु लक्ष्मी की, शिव कार्तिकेय की, शिव विष्णु की या फिर लक्ष्मी जी या सरस्वती जी की। तो 72 का आपका उत्तर होगा सी, शिव जी की और विष्णु जी की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? सभी को पता होगा रासलीला के बारे में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो बताइए क्या उत्तर होगा आपका इसका? तो रासलीला का आपका उत्तर होगा 73 का बी। ये बहुत ही फेमस है रासलीला। और इसको क्या कहते हैं? और भी कुछ कहते हैं रासलीला को, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। बीजापुर के गोल गुंबद के निर्माणकर्ता है बहमनी राज्य के शासक, राष्ट्रकूट के शासक, चालुक्य शासक, मुगल कालीन शासक। तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है वह किसने बनवाया, उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो 74 का आपका उत्तर होगा ये, बहमनी राज्य के जो शासक थे उन्होंने बीजापुर के गोल गुंबद को बनवाया था। ये स्थापत्य कला जो बनी है बहुत ही खूबसूरत है। आप भी जाइए देखिए, बड़ा मन लगता है इनको देखने में। स्थापत्य कलाएँ जहाँ की भी हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश जाइए, कहीं भी जाइए आप, तो हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगी। दिल्ली में देखिए आप, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये जो पुरानी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, जो भी है हमारा, ये टॉपिक जो चल रहा है आपका वहीं से चल रहा है। चलिए, गीत गोविंद के रचयिता हैं राजशेखर, जयानक, जयदेव, सूरदास। तो 75 का आपका उत्तर होगा सी। सभी को पता है ये जयदेव, ये हिंदी साहित्य वालों को तो अच्छे से पता है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक हैं चाणक्य, वात्स्यायन, जयानक या फिर भास्कराचार्य। तो 76 का आपका होगा डी, यानी कि भास्कराचार्य। इसको थोड़ा इधर को कर लेते हैं, तो इसका आपका उत्तर है भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक। चलिए अगले प्रश्न पे, सांख्य योग का प्रतिपादन किसने किया? ये सभी को पता है, तो ये तो बहुत ही आसान आपका उत्तर है। सांख्य योग का प्रतिपादन किसने किया? 77 का ये, कपिल जी ने किया। अगला प्रश्न है, कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचना कविराज मार्ग के रचनाकार हैं। कन्नड़ भाषा के सुप्रसिद्ध रचना कविराज मार्ग के रचनाकार के बारे में बताना है। अमोघ वर्ष 1, अमोघ वर्ष 2 या अमोघ वर्ष 3 या सुब्रमण्यम भारती। तो 78 का आपका उत्तर होगा ए, अमोघ वर्ष प्रथम। इसको हम प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, उचित सुमेलन करना है पृथ्वीराज रासो, बाबनहट, पार्वती परिचय चंद्रवरदाई, फरिश्ता नरहरि चक्रवर्ती या भक्ति रत्नाकर मोहम्मद कासिम। अब देखिए इसमें हम पहले मैचिंग ढूंढेंगे अपना। तो 79 का आपका है बी। ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी का है, पार्वती परिचय जो है वामन भट्ट जी का है, फरिश्ता किसका है? मोहम्मद कासिम का जो है, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। ये तो मोस्टली क्या मुझे अधिकतर बच्चों को पता ही है शांति निकेतन कहाँ पर है। बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। 80 का आपका उत्तर होगा सी, पश्चिमी बंगाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, इसमें भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। 81 का जो है ए है, गौतम बुद्ध। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बच्चे सीधा सीधा इसको समझ ही गए होंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, उचित सुमेलिन करना है। गुरु नानक, खालसा पंथ, हिंदू धर्म या स्वर्ण मंदिर, तलवंडी, रामायण, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास जी। तो 82 का मैचिंग पहले देख लेते हैं कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, पहले मैचिंग देख लेते हैं, फिर इसको हम मैच करते हैं। तो इसका जो है 82 का आपका बी आंसर है। ये बिल्कुल आपको पता है। इनका जन्म स्थान है खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह। कल ये प्रश्न आपका आया था। हिंदू धर्म में पता है रामायण है, स्वर्ण मंदिर, गुरु रामदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधार कला के उद्भव के समय शासन था कनिष्क का, सातवाहन नरेश सातकर्णी का, या फिर कैंडफिशियस प्रथम का, या फिर पुष्यमित्र शुंग का। तो बताइए, जो गांधार कला के उद्भव के समय शासन था, जब गांधार कला का उद्भव हुआ उस समय किसका शासन था। तो 83 का आपका उत्तर होगा ए, कनिष्क का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक उपलब्ध हैं मुगल कालीन चित्रों में, अजंता एलोरा के भित्ति चित्रों में, राजगृह शैली के चित्रों में, या फिर राजपूत शैलों के चित्रों में। तो 84 का आपका होगा बी, अजंता एलोरा के जो भित्ति चित्र हैं वहाँ पर क्या है, चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईरानी कला का प्रभाव और दृष्टिगोचर होता है महरौली स्तंभ पर, उदयगिरी स्तंभ पर, सारनाथ स्तंभ पर, या फिर प्रयाग स्तंभ पर। ईरानी कला का प्रभाव हमें बताना है कहाँ पर है। तो 86 का आपका होगा सी, सारनाथ स्तंभ पर। अगला प्रश्न है, 7वीं सदी के मध्य चालुक्य नरेशों का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था अजंता एलोरा या पट्टदकल या फिर महाबलीपुरम। तो 7वीं सदी के जो मध्य चालुक्य नरेशों का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था वह बताना है। तो 87 का आपका उत्तर होगा सी, पट्टदकल। ठीक है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी, श्वेतांबर व दिगंबर, कर्मवादी भाग्यवादी, हीनयान या महायान। तो आसान सा उत्तर है हीनयान या महायान। अब आपको बताना है कि हीनयान महायान में बटा क्यों, किस तरह से बटा, कौन लोग आए हीनयान में और महायान में। त्रिपिटक में ग्रंथ नहीं है, यज्ञ पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक या फिर विनय पिटक। तो 89 का आपका उत्तर होगा ए, यज्ञ पिटक में ग्रंथ नहीं है। अभिधम पिटक भी है, सुत पिटक भी है, विनय पिटक भी है, तभी ये त्रिपिटक बना, लेकिन यह पिटक इसमें नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर स्वामी को जिन त्रय में कैवल्य प्राप्त हुआ वे हैं अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य अपरिग्रह अस्तेय, सी सत्य, अहिंसा या ब्रह्मचार्य, फिर डी ब्रह्मचार्य, अहिंसा या फिर अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी को जिन त्रय यानी कि 3 चीज़ों में कैवल्य प्राप्त हुआ तो वो कौन सी हैं। तो आपका 90 का उत्तर होगा डी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और अपरिग्रह में। चलिए अगले प्रश्न पे, भागवत धर्म की आत्मा है कर्मकांड, ज्ञान योग, भक्ति या फिर यज्ञ। सभी को पता है भागवत धर्म की आत्मा है भक्ति। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 92, दक्षिण के शैव भक्तों को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भी प्रश्न है आपका ये, नयनार, आयार, शाक्त या फिर शैव। बताइए, 92 का जो है आपका ए होगा। ये हिंदी के जो बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं उनको पता होगा इसका आंसर, उन्होंने एकदम लगा लिया होगा। भगवान शिव को योगी निरूपित किया गया वैदिक काल में, उपनिषद काल में, सैंधव काल में, ब्राह्मण काल में। तो भगवान शिव के योगी निरूपित किया गया है, तो वो कब है। 93 का आपका उत्तर होगा सी, सैंधव काल में शिव को योगी के रूप में निरूपित किया गया। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बारकाचार्य। 94 का आपका उत्तर होगा सी, चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न साहित्य से आ रहे हैं सारे। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है महाराष्ट्र में, कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में। बताइए कहाँ पर है जो आदि शंकराचार्य जो उनकी जन्मस्थली। 95 का उत्तर होगा सी, केरल में। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब की थी खादीजा, जोहरा, बाजिदा, मोहरा।
तो आपको बताना है इसका उत्तर। तो 96 का आपका होगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पवित्र स्वर्ण मंदिर के निर्माणकर्ता हैं गुरु नानक देव। अभी देखिए ऊपर आया था स्वर्ण मंदिर के बारे में, तो आपको एकदम आंसर पता चल गया होगा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर। स्वर्ण मंदिर का मैचिंग अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में कराया है हमने। तो 97 का सब बच्चे समझ गए होंगे, गुरु रामदास। उसमें मैचिंग था गुरु गोविंद सिंह जी का भी, गुरु नानक जी का भी, और चंद्रवरदास जी का था। तो इसमें आपका गुरु रामदास जी किससे संबंधित हैं? स्वर्ण मंदिर से, यानी कि निर्माण करता है वो। चलिए अगला प्रश्न है, 98 हिजरी संवत प्रारंभ हुआ वर्ष 623 ईस्वी से, वर्ष 621 ईस्वी से, वर्ष 622 ईस्वी से, वर्ष 626 ईस्वी से। तो 98 का आपका उत्तर होगा सी, वर्ष 622 ईस्वी से। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य है अर्थ प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, कामभोग प्राप्ति। तो आप बताइए। तो एक तो आपका बिल्कुल अलग ही है, खराब ही है, तो गलत ही है। हाँ, मोक्ष अर्थ भक्ति, अब देखते हैं किस हिसाब से लगाते हैं। तो 99 का होगा मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य, ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार। वैसे सभी का होना चाहिए ये। हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्मगुरु को कहा गया है मौलवी, काजी, खलीफा, इमाम। हजरत मोहम्मद साहब के बाद धर्मगुरु किसको कहा गया है? तो आपको 100 का उत्तर बताना है, यानी कि खलीफा। तो इस तरह से आपके ये कितने प्रश्न हो चुके हैं? 150 पहले वीडियो में और 50 अब। तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न हो गए। टॉपिक आपका क्या चल रहा था? भारतीय कला एवं संस्कृति। ये 100 प्रश्न आपको भारतीय कला संस्कृति के टॉपिक से जो हैं सफिशिएंट होंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनकी अच्छे से तैयारी करिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप जीके के एग्ज़ाम के लिए, ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो करिए लाइक एंड शेयर।